कि भाषा तभी समृद्ध होगी, लोग राजभाषा के प्रति तभी जुड़ाव महसूस करेंगे जब वो बात उनके दिल तक पहुंचेगी। खाली दिखावा करने से चीजें नहीं होंगी। एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया समाई हुई है और हर आदमी के पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो कितनी सही है कितनी गलत है ये तय करना हमारा एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर ये हमारा दायित्व हो जाता है। आज की डेट में प्रसार भारती पूरा सजग है कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने टूल्स को अच्छा करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, हम अच्छी ओबी बैंड दें, अच्छे स्टूडियोज़ बढ़ाएं, अच्छे इक्विपमेंट्स दें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे अच्छे हों, लोगों की ट्रेनिंग अच्छी हो, लोगों के एचआर पॉलिसीज अच्छी हों, लोगों का एचआर मैनेजमेंट अच्छा हो। एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बना के हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को करने का। प्रसार भारती भारतीय दर्शकों के बीच में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लेकर के लगातार नए नए प्रयास कर रहा है कि दर्शकों को नई से नई चीज़ें, बेहतर से बेहतर विषय और सूचनाएं दी जाएं, उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए, उन्हें मनोरंजन उपलब्ध कराया जाए। इसी संदर्भ में प्रसार भारती ने अभी हाल ही में जैसे अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए एक स्वराज सीरियल जो आप लोग दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया, उसकी बहुत ज़्यादा अभी तारीफ की जा रही है। इसी कड़ी में बहुत से जो प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल श्रीवास्तव जी इस समय भोपाल के दौरे पर हैं। वो कई विषयों को लेकर के यहाँ विचार करेंगे अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि प्रसार भारती की नई भविष्य की क्या योजनाएं हैं। सर, भोपाल का जो दौरा है ये किस संदर्भ में है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भोपाल हमारा एक फील्ड ऑफिस है। मैं प्रसार भारती हेडक्वार्टर में हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में लोगों तक पहुंचते हैं। सरकार की नीतियां, क्रियान्वयन, उपलब्धियां, प्रचार प्रसार, उसका माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी है। तो पूरे देश में, भारतवर्ष में 250 से ज़्यादा हमारे दूरदर्शन के केंद्र हैं, 265 से ज़्यादा आकाशवाणी के केंद्र हैं। तो उनमें से एक केंद्र हमारा भोपाल का भी है। तो यहाँ के कार्यक्रम की गुणवत्ता, यहाँ की समस्याएं, बजट मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कहाँ कमियां हैं, हम कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग मंथन करते रहते हैं बहुत सी चीज़ों को। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि भोपाल का भी एक निरीक्षण होना बहुत आवश्यक है। तो मेरी पूरी टीम आके कार्य कर रही है और मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। हाल ही में सर अभी राजभाषा सप्ताह मनाया गया है, पखवाड़ा मनाया गया है हाल ही में, और जैसा कि आपके पास प्रसार भारती में राजभाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए आपके पास जिम्मेदारी भी है। अभी इन भविष्य में राजभाषा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हाल में क्या आपकी क्या नई सोच है, क्या कार्य योजना है? देखिए, राजभाषा, चूँकि मैं प्रसार भारती में अपर महानिदेशक राजभाषा भी हूँ और भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप हमें हिंदी को प्रचार प्रसार करके कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए बहुत से कदम उठाने। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मान्यता है कि भाषा तभी समृद्ध होगी, लोग राजभाषा के प्रति तभी जुड़ाव महसूस करेंगे जब वो बात उनके दिल तक पहुंचेगी। खाली दिखावा करने से चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं, जैसे आपने कहा पखवाड़ा मनाया गया, दिवस मनाया, मैं प्रसार भारती में मैं माह मना रहा हूँ। मैंने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और प्रतियोगिताएं जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा नहीं कि निबंध प्रतियोगिता रख दी या उनको, आपको बताऊं, हमारे प्रसार भारती में 200, 250 लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने कवि सम्मेलन कराया, प्रश्न मंच के कार्यक्रम कराए, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई, एमटीएस ड्राइवर्स के लिए अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, तो विभिन्न तरह से लोगों को, और लोगों को जब जुड़ाव हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ, आप अपनी बात कह सकते हैं। ई ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ई ऑफिस में हम हिंदी में कैसे काम करें, ये भी बहुत बड़ा एक हमारे सामने चुनौती है। उसको भी हम अपने राजभाषा के माध्यम से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं तो संतोष हूँ कि राजभाषा में काफ़ी प्रगति हो रही है। प्रसार भारती में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप तो चूंकि का क्षेत्र में हैं, भोपाल का क्षेत्र में आता है, जहाँ पे
100% आपको हिंदी में कार्य करना है। तो मुझे आशा है कि भोपाल केंद्र जो है हमारा वो राजभाषा के क्षेत्र में अच्छा कर रहा होगा, और निश्चित रूप से तो, और मैं यहाँ हूँ, और अगर मैं इसमें कुछ योगदान कर पाऊँगा तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि ई ऑफिस में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेशों में वहाँ जो भाषाएं अलग होती हैं, हिंदी नहीं होता है, तो क्या कुछ ऐसा नया कुछ किया जा रहा हो, जैसे रोमन लिपि में अगर किया जाए तो वो हिंदी में ई ऑफिस में मतलब बदल करके परिवर्तित होकर के जो लिपि है बदल जाए, या अंग्रेजी में ज़्यादा उपयोग होता है तो हिंदी में आ जाए, ऐसा कुछ नया उसमें प्रयास हो सकता है ई ऑफिस में? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी बैठक जो मैंने अपने अधिकारियों के साथ की है भोपाल केंद्र के, दूरदर्शन आकाशवाणी के, मैंने उनको ये बात बताया है, राजभाषा के हमारे जो अधीक्षक हैं, कि ई ऑफिस में हिंदी में कार्य करना बहुत आसान है। आजकल सारा काम कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर में बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत से पैचेस हैं, बहुत से टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें आपको लिपि पे ध्यान ही नहीं देना है। आपको अगर अंग्रेजी आती है वो खाली आप अंग्रेजी में टाइप करते जाइए। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे खाना खाना है, तो मुझे खाना खाना है हिंदी में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लिखना है तो MUJHE, मुझे KHANA खाना, KHANA खाना, वही एज इट इज़ रोमन जो अपनी आपकी नॉर्मल अंग्रेजी है उसको आप टाइप करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली वो हिंदी में बिल्कुल आपको देवनागरी लिपि हिंदी में आता जाएगा। बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा, मैं ये ऑफिस की वर्कशॉप भी करूंगा यहाँ पे भोपाल में। मैंने अभी बताया कि लोगों को किस तरीके से किया जा सकता है। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बहुत से हम तो बहुत आसान है कार्य करना। बस आपके दिल में हिंदी के प्रति लगन होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। साधन बहुत हैं और वो साधन में दे के जाऊँगा भोपाल केंद्र को, ये मेरा मानना है। तो सर, जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि का उपयोग जैसे गुजराती है उसमें उसका उपयोग होता है, कुछ है जैसे डोंगरी में जाए वहाँ भी लगभग थोड़ा उपयोग होता है, तो वो उसी तरह से बदल जाएगा। आपको पैच जो होता है या जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको एक इनपुट लैंग्वेज होती है, एक आउटपुट लैंग्वेज होती है। आपको इनपुट लैंग्वेज चुननी है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी में अगर इनपुट डालना चाहता हूँ तो मैं अंग्रेजी में टाइप करूंगा, और आउटपुट लैंग्वेज हमारी होगी हिंदी। तो जो मैं इनपुट डालूंगा, गुजराती अगर कोई है गुजराती लिखना चाहता है और वो गुजराती इनपुट होगा और वो आउटपुट लैंग्वेज हिंदी होगी, तो इनपुट गुजराती होगा, आउटपुट हिंदी होगी। मद्रास में अगर वही काम कोई तमिल में करना चाहता है तो इनपुट तमिल में अपने तमिल में टाइप करेगा और आउटपुट लैंग्वेज जो हिंदी सेलेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली वही तमिल वाली भाषा जो है वो बात हिंदी में आपको दिखाई देगी ई ऑफिस में। तो बहुत आसान है, बस इनपुट लैंग्वेज एंड आउटपुट लैंग्वेज का खेल है, और वो आपको देवनागरी लिपि में एज इट इज दिखाई देगा। तो इसमें आपको भाषा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत आसान है, बस करने का प्रयास की जरूरत है, और आशा है कि कुछ चीज़ें इस तरह से हो पाएंगी। निश्चित रूप से भाषाई एकता को तो बहुत बल मिलेगा, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं, बहुत से राज्यों में अलग अलग बोलियां हैं, उनमें एकता आप और समरसता बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि ये मीडिया का क्षेत्र है, मीडिया के क्षेत्र में जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तो उसके संदर्भ में प्रसार भारती और दोनों के बीच में क्या चुनौतियां हैं राजभाषा को लेकर के, क्या है अभी प्रसार भारती? देखिए, प्रसार भारती के सामने सिर्फ राजभाषा को लेकर ही चुनौतियां नहीं हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया है, आप सबको पता है कि आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया समाई हुई है, और हर आदमी के पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो कितनी सही है कितनी गलत है ये तय करना हमारा एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ये हमारा दायित्व हो जाता है। सोशल मीडिया भ्रांतियाँ भी फैलाता है, नकारात्मक सूचनाएँ भी देता है, गलत बात भी बताता है, लेकिन एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा दायित्व क्या है? सही बात को बताना। जो घट रहा है वही बताएंगे। हम ओपिनियन नहीं क्रिएट करेंगे, हम स्टोरीज नहीं बनाते हैं, हम कहानियां नहीं सुनाने के लिए बैठे हैं, हम TRP के लिए काम नहीं करते। पहली बात, जो हो रहा है वो बाकी पब्लिक अपने आप तय करेगी, इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए क्या नहीं। ये हमारा एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा मैंडेट है जो हम करते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, अगर OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके पास कंटेंट बहुत बड़ा है, हर तरह के मसाले उपलब्ध हैं। आप जो देखना चाहें, आप भजन देखना चाहें तो भजन भी है,
और बाकी वल्गर चीजें देखना चाहें तो वो भी है, गाली सुनना चाहते हैं तो गाली भी उपलब्ध है, गाना सुनना चाहते हैं। हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, हम ये नहीं कर सकते। रेडियो मिर्ची जैसे एफएम है, उसमें आप पप्पू बना सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मुर्गा बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। आकाशवाणी नहीं बना सकता, एफएम चैनल नहीं बना सकता। हमारी एक प्रतिबद्धता है, हमारी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को संरक्षित करना और समाज को बताना, उसके मद्देनजर कार्य करना। तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत दोहरी हैं। काम तो हमें वही करना है, लेकिन हमें दिक्कत क्या है? हम अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करें? आजकल मार्केट इकोनॉमी है, हर चीज मार्केट से रेगुलेट होती है। वो हर चीज अपना बेच देते हैं, हम नहीं बेच पाते, हमारे रेवेन्यू हमारा डिप्लीट होता जाता। तो चुनौतियां तो बहुत सी हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी हमारा प्रेजेंस महसूस हो। हम किस तरह के सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स हम अपने कंटेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे भी आपने कहा स्वराज सीरियल हम लेके आए हैं, अभी ये कॉर्पोरेट सरपंच करके एक सीरियल है वो भी हम लेके आए हैं, 2-4 और भी सीरियल्स हम लोग लेके आ रहे हैं, सुरों का एकलव्य का। तो बहुत से प्रयास हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे। और एक बात आप ये मान के चलिए कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। जो क्षमता हमारे आप में है वो किसी में नहीं है। बस हमको आपको अपने जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके पोटेंशियल को टैप करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको आत्मविश्वास बढ़ा के, और फिर देखिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से। जैसा कि आपने बताया बहुत कुछ किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप ऐसी जानकारी है कि आप मध्य प्रदेश में पूर्व में रहे हैं। वो मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, सामाजिक स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति बदली है, रहन सहन बदला है, बहुत सी चीज़ें चली हैं। तो मीडिया के क्षेत्र में, खासकर के दूरदर्शन और आकाशवाणी के परिक्षेत्र में, आप क्या समझते हैं कि क्या बदलाव नए कार्यक्रमों को लेकर के, किस तरह के कार्यक्रमों को लेकर, या क्या तकनीक को लेकर क्या बदलाव मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या होने चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश भारत का दिल माना जाता है, हृदय प्रदेश बोला जाता है इसको। भारत के केंद्र में है। दिल बहुत शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो मध्य प्रदेश को मैंने पहले भी, मैं लेट 90s में था, मैं 88 से 91 तक मध्य प्रदेश में मैं मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में रह चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने मध्य प्रदेश को बड़े नज़दीक से देखा है। मेरे बड़े वाले भाई साहब भी मध्य प्रदेश में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर। तो मध्य प्रदेश को मैं बड़े अंदर तक मैंने जल जमीन जंगल सब देखा है, तो इसके रूट से मैं वाकिफ हूँ। तो मध्य प्रदेश की बहुत एक अच्छाई है जिसको मैं हर जगह कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैल्यू सिस्टम का लॉस मध्य प्रदेश में भी उतना नहीं हुआ है जितना बाहर हो चुका है। दिल्ली बम्बई में वैल्यू सिस्टम खत्म हो चुका है। भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं। मध्य प्रदेश में वो ह्रास उस तरह का नहीं हुआ है। तो आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से हम अगर कोई बात कहते हैं तो लोगों के समझ में ज़्यादा आसानी से आती है। वहाँ पे लोग आर्गूमेंट कहते हैं ये बकवास है। हम अगर क्लासिकल डांस दिखाते हैं, फोक डांस दिखाते हैं तो लोगों को नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में हमारी पहुंच है दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से। वो फोक डांस देखना चाहते हैं, वो आदिवासी नृत्य देखना चाहते हैं, इतनी बोलियां हैं, वो अपने डायलेक्ट्स के माध्यम से बात करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटी बहुत है और हम लोग का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और बस सीधी से एक सूत्री कार्यक्रम हमारा है कि जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, हम वही प्रस्तुत करें उनके माध्यम से। हम अपनी बात उन पर थोपे नहीं। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो उन्हें बता दें, बाकी उनकी मर्जी, उनको तय करने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान उनको प्रदान करता है, हम उसके तहत बंधे हुए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से हमारा दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र भोपाल मील के पत्थर गाड़ेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, दूरदर्शन और आकाशवाणी निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, यह जैसा कि आपने बताया। अब मील के पत्थर गाड़ने में पैसे की ज़रूरत होती है और मुझे जानकारी है कि आपके पास जो वित्तीय व्यवस्था है प्रसार भारती में, उसकी भी जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। अब जो निजी चैनल्स हैं और जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है,
आप दोनों की तुलना अगर करें तो आप कार्यक्रमों को, समाचारों को, उनको प्रधानता देना पसंद करेंगे या आमदनी पर करेंगे कि अधिक से अधिक आमदनी हो दूरदर्शन आकाशवाणी को? दो में से किसे आप प्रधानता देंगे? देखिए, आपका प्रश्न में ही उत्तर भी है। जो प्रश्न आपने किया है उसी में उसका उत्तर भी है। प्रधानता हम किसी भी चीज को दें, बिना राजस्व के कुछ नहीं हो सकता। आप एक्शन प्लान कितना भी बना लें, हम अपने, मैं अब छोटी सी बात करता हूं, अपने घर में हम बहुत योजनाएं बना लें, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो पैसा तो अंततः पैसे से ही सब कुछ है, और पैसा कहां से आएगा? वो आपका एक्शन प्लान में आना है, जिसको हम रेवेन्यू प्लान कहते हैं। तो प्रसार भारती में हम कितना अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितना कर सकते हैं, हम कितना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कितना रिच बना सकते हैं, उस सब में पैसा हमारा रेवेन्यू। हमारे पास एक ही स्रोत है, IBR, इंटरनल एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जिसके माध्यम से हम सारा प्रोग्राम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। हमारी एक स्कीम है बाइंड की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्कीम है। तो प्रयास हमारा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन दुर्भाग्य से, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, भारत के लोक सेवा प्रसारक हैं, हम चाहते हुए भी बहुत सी चीजें ऐसी नहीं कर पाते जो हमें राजस्व दे सकती हैं। हम हर प्राइवेट चैनल की तरह अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। न्यूज है, न्यूज हम बेच नहीं सकते। हमें जो दिख रहा है वो देना है। TRP के लिए हम कभी काम नहीं करते। हम अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे कि राजस्व बढ़े। तो हम अपनी संस्कृति को, जैसा आपका प्राइवेट चैनल्स में, आप न्यूज में, अगर आप न्यूज तक ही देख लीजिए, आप देख लें प्राइवेट चैनल्स के न्यूज चैनल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। हमें आपको देखने में शर्म आती है। DD न्यूज पे आप आइए, अगर आपको न्यूज सुनना है तो मैं कहता हूं DD न्यूज पे आइए। समाचार आपको कहां मिलेगा? DD न्यूज पे मिलेगा। ये आपको सच दिखाता है। हो सकता है हम टेक्नोलॉजी में, एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा आता है, हमें रेवेन्यू लॉस होता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हाँ, आज की डेट में प्रसार भारती पूरा सजग है कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने टूल्स को अच्छा करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी को बढ़े, हम अच्छी OB बैंड दें, अच्छे स्टूडियोज बढ़ाएं, अच्छे इक्विपमेंट्स दें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे अच्छे हों, लोगों की ट्रेनिंग अच्छी हो, लोगों के HR पॉलिसीज अच्छी हों, लोगों का HR मैनेजमेंट अच्छा हो। एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बना के हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को करने का। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित ही कुछ दिन में आप इसके अच्छे परिणाम भी देखेंगे, ताकि हम कभी ये नहीं रिग्रेट करेंगे कि दूरदर्शन आकाशवाणी किसी भी चैनल से किसी भी मामले में कमजोर है। तो ऐसा मान सकते हैं सर कि लोक प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी जो संयुक्त रूप से प्रसार भारती है, उसकी निष्ठा दर्शकों की प्रति पहले है तुलना में आमदनी के? 200%। आमदनी हमारा आवश्यकता है, हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि भारत की जनता, भारत के लोगों तक सही बात को पहुंचाना, अपनी संस्कृति से उन्हें रूबरू कराना, सही बात को बताना, सही गलत का फैसला उनके ऊपर छोड़ देना है। समाचार दिखाइए, वो दिखाइए जो हो रहा है। आप कहानियां मत बनाइए, स्टोरीज मत क्रिएट कीजिए। तो इसके लिए अगर हमको कहीं रेवेन्यू लॉस भी होता है तो हम इसको सहने को तैयार हैं। हम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए समझौता नहीं करेंगे, ये बहुत स्पष्ट है। किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति मूल्य जो हमारे हैं उनको संरक्षित संवर्धित करना हमारा कार्य है। जल, नदी, जंगल, पहाड़, हमें इसकी भी चिंता है, हमें पर्यावरण की भी चिंता है। प्राइवेट चैनल को पर्यावरण की चिंता नहीं होगी, गोष्ठी कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार के मातहत हैं, हम एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं। तो जनता के प्रति लोक सेवा प्रसारक होने के नाते लोक का काम करना हमको बहुत आवश्यक है। और रेवेन्यू मॉडल अपना अलग काम करता जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम यहाँ पे रेवेन्यू कमाने के लिए, हम अपनी प्रॉफिट लॉस बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम से समझौता कभी नहीं करेंगे। तो लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती अपनी भूमिका अदा कर रहा है और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम दर्शकों तक भविष्य में पहुंचाएगा। ये भी इसका बातचीत में अनिल श्रीवास्तव सर ने बताया कि प्रसार भारती की निष्ठा दर्शकों के प्रति पहले है, आमदनी उनका दूसरे स्तर पर है। तो एक विभिन्न विषयों पर प्रसार भारती के कार्यक्रमों को लेकर, उसकी आमदनी की व्यवस्था को लेकर के बेबाकी से
बहुत अच्छी से जानकारी दी। तो अनिल श्रीवास्तव जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन समाचार में इस अपना समय देने के लिए। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया कि मैं प्रसार भारती मुख्यालय की बात जनता तक मध्य प्रदेश में, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचा पाया हूं। मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन दायित्वों और जिन अपेक्षाओं के साथ प्रसार भारती का निर्माण किया गया था, वो किसी भी तरीके से हम अब पीछे नहीं हटेंगे और अपने दायित्वों पर खरा उतरेंगे। और आपने हमको अवसर दिया इस बात को कहने का, लोगों तक पहुंचने का। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।